हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू आप समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमने ये एक पूरा का पूरा एक सेगमेंट हमारा चलेगा। रीजन इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे रीजन होगा कि जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस है, यानी कि जो हमारा यूपी कांस्टेबल की जो हमारी भर्ती आई थी, उसका एक री एग्जाम जो होना है, वो री एग्जाम की डेट आ चुकी है 23, 24, 25 अगस्त। ठीक है, ये हमारी डेट जो है वो आ चुकी है। किसके लिए ये आ चुकी है? हमारी यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जितना हमने पढ़ा है अब उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारा रिवीजन अब हम अपने पीवाईक्यू में करेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे हम अब आपको भी फिलहाल हिंदी का कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैथ्स की और आपको जो जीएस होता है, रीजनिंग की, जीएस की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। पीवाईक्यू उनकी जो सीरीज है पूरी वो अवेलेबल है। आप चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, उन्हें देखिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप। ठीक है, संयोग और वियोग किस रस के रूप है। ठीक, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी तरह से चीजों को अंडरलाइन करेंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना, सही विकल्प का, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछता है कि गलत क्या है वो बताइए, तो आपको वो चीज अंडरलाइन करनी है। सही विकल्प का चयन करें जो बताए कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। ठीक है, तो चलिए संयोग और वियोग हो जाते हैं, किस रस के होंगे? वात्सल्य के होंगे, भयानक के होंगे, अद्भुत के होंगे या श्रृंगार के होंगे। वात्सल्य रस आप जानते हैं, वात्सल्य रस अगर आपने क्लासेस देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो वात्सल्य रस है वो क्या होता है? जहाँ पे वात्सलता यानी कि प्रेम हो, बचपन का प्रेम आ जाता है। भयानक, डरावना। श्रृंगार, यहाँ पे प्रेम प्रसंग की बात होती है। प्रेम प्रसंग कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे बात होती है कि भाई कौन सी चीज है यहाँ पर ऐसी जो किसी भी दो लोगों को क्या कर रही है? प्रेम के प्रति मिला रही है। तो संयोग होगा उनमें या फिर वो वियोग होगा। तो ये किसका उदाहरण हो जाता है? ये हो जाता है आपका श्रृंगार रस का। तो सही आंसर आपका क्या होगा? श्रृंगार रस। ठीक है, देखो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका यूपी कांस्टेबल के लिए, तो ये पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। जिसने क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर विजिट करके क्लासेस देखिए। फिर कहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से किसका करना है? सही विकल्प का चयन करना है जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करने वाला सही विकल्प है। ठीक, अब पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये वाक्य है। कैसा वाक्य है? क्रमवाच्य। क्रमवाच्य वाक्य ये है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि भाई आपको इसमें बताना है कि जो वाक्य परिवर्तन इसमें हुआ है वो किस तरह से हुआ है। कहते हैं कि पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। देखो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं तो सेम चीज है, ये तो हट ही गया यहाँ से। पिताजी ने पत्र पढ़ा, वो कह रहे हैं कि भाई पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी ने पत्र पढ़ा, वो एक तरह से एक ही बात हो जाती है, कर्म वाच्य हो गया। पिताजी द्वारा पढ़ा गया, वो कह रहे हैं कि सही जो उसका परिवर्तन कर रहा हो। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई हमने ये तो बता दिया कि जो कर्म हो रहा है उसके अनुसार है। हमें बताना है कि इसको पूरी तरह चेंज करें, कर्ता के ऊपर लेकर आइए या फिर इसको क्रिया के ऊपर लेकर आइए। ठीक, तो हम अगर सी ऑप्शन के साथ जाते हैं, ये पूरी तरह से बिल्कुल जस्टिफाई करता है इस आंसर को कि पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, कि पिताजी क्या करें? काम कर रहे हैं, और कौन सा काम कर रहे हैं? पत्र पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। ठीक, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह का मतलब होता है कि भाई जो दो सेंटेंस को क्या कर रहा हो, जोड़ रहा हो। ठीक है, योजक चिन्ह वो आ जाते हैं। देखो अब इसमें अगर हम सारे ऑप्शन को देखें कि शिवजी और शिवेश भाई बहन है, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, तो यहाँ पे कॉमा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, योजक शब्द का नहीं।
रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी। यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। ठीक है, किसको जोड़ा गया है? दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। मैं घूमने जा रही हूँ, ये सिंगल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इस वाक्य की बात करूं तो शिवजी और शिवेश यहाँ पे भाई बहन है, तो यहाँ पे भाई बहन एक रिलेशन को जोड़ा गया, ये योजक चिन्ह आ जाता है जो क्या करे, दो रिश्तों को या दो संबंधों को क्या कर दे, जोड़ दे, वो हमारा योजक चिन्ह आ जाता है। क्लियर है बात? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? शिवजी और शिवेश भाई बहन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्दों का सही समास वाला विकल्प पहचानना है। हमें बता दिया, एक वर्ड दे दिया सप्त सिंधु। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहला है सात सिंधुओं का समूह, दूसरा है सात सिंधुओं का समूह, तीसरा है सात सिंधुओं, सिंधु गलत लिखा है, सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधवों का समूह या सात नदियों का समूह। सप्त सिंधु हमें बहुत पूछा गया है कि सप्त सिंधु आखिर क्या होता है। ठीक है, तो सिंधु क्या होंगे? सिंधु का मतलब होता है ये वाला सिंधु नहीं होगा, ठीक, ये होगा हमारा सात सिंधुओं का समूह। बी और सी एक जैसे हैं, तो आप इसमें सात सिंधुओं के समूह के साथ जाएंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द का विकल्प। एक शब्द यानी कि आपको क्या बताने हैं? आपको बताने हैं जो हम कह देते हैं ना पूरा एक बड़ा सेंटेंस है और हमने उसको केवल एक शब्द में क्या कर दिया, उसको समझा दिया। ठीक, तो उपकार को मानने वाला, हमें किसके बारे में बात करनी है? उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला क्या होगा? कृतज्ञ होगा, कृतघ्न होगा, परोपकारी होगा या धर्मज्ञ होगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूं किसकी? कृतज्ञ की। तो कृतज्ञ का मतलब ही ये होता है कि जो क्या हो जाए, किसी काम को करवाने के बाद क्या हो, अपने आप को थोड़ा सा ऐसा महसूस करे कि हाँ मेरी किसी ने मदद की, तो वो कौन हो गया? उपकार को मानने वाला हो गया। कृतघ्न, कृतघ्न वो होता है कि भाई जो क्या करे, काम करा लिया और उसके बाद कोई मतलब नहीं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, वो कृतघ्न कहलाता है। परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करे, वो परोपकारी होता है। धर्मज्ञ, धर्म की आज्ञा मानने वाला, वो धर्मज्ञ होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? कृतज्ञ होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? कृतज्ञ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को हमें पहचानना है। अब रेखांकित किया गया है में, वाक्य है बोतल में दूध बचा है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि बताइए भाई ये जो में है ये कौन सा कारक में इस्तेमाल होगा। कारक मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं क्लास में, आप एक बार वो क्लासेस देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि भाई कर्ता ने कर्म को कर्म से, ठीक है, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है? ये आ जाता है कारक का। तो डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा कि हाँ अधिकरण है। ठीक है भी ये अधिकरण, क्योंकि संबोधन में क्या चीज आ जाती है? संबोधन में आ जाती है किसी को पुकारना। संबंध में आ जाता है दो चीजों का संबंध, और कर्म में आ जाता है कि जो कर्म प्रधान होगा। तो अगर सीधा ऑप्शन पे आप जाएंगे तो सीधा ऑप्शन से आपको कौन सा सही आएगा? अधिकरण सही आएगा। लेकिन में जो है आपका वो दो और वाक्यों में भी आता है, लेकिन उसकी परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए वो परिभाषा आपको बता दी जाएगी कि भाई परिभाषा क्या होती है। तो फिलहाल आपका सही ऑप्शन क्या होगा? अधिकरण। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कहते हैं कि भाई क्रिया का सही रूप वाला विकल्प आपको पहचानना है इन चार विकल्पों में से कि कौन सा रूप है इसमें, कौन सी क्रिया इसमें सही लगेगी। स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, में आएगी, में आके गई, में आके चली गई। ठीक, अब इसमें जो आना है वो सामान्य भविष्य काल में हमको देना है। ठीक है, आना किस में देना है? सामान्य भविष्य काल में हमको देना है।
तो ये भविष्य काल में तो एक ही चीज आ जाएगी, सीधी सीधी बात है। कौन सी? स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ठीक है, आपको ये कमांड उनको देनी है कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। संरचना के आधार पर उनके वाक्य के संरचना के आधार पर उनका भेद बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया इसमें काम कर रही है। रवि दीवार रंगने में लगा है। ठीक है, रवि किसमें लगा है? दीवार रंगने में। कौन रंग रहा है दीवार को? रवि रंग रहा है। क्रिया पूरी तरह किस पे निर्भर है? एक नाम पे निर्भर है। ठीक है, कृदंत जो कार्य कर रहा हो, पूर्वकालिक जो समय से पहले हो चुकी हो, नाम धातु कि जो जिससे बताया जाए कि भाई क्रिया कौन कर रहा है। संयुक्त क्रिया मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नाम धातु क्रिया होगी। क्लियर? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग विकल्प है। ठीक है, हंस। हंस है एक पुल्लिंग शब्द, आपको बताना है इसका सही स्त्रीलिंग। ठीक, हंसनी, हंसिनी, हंसी या हंसिया। ठीक, अब ये हंसिनी ये कंफ्यूज आपको कर सकता है और यही गलत। ठीक, सही आंसर क्या होगा? हंसनी। ठीक, हंस का हंसनी। फिर कहते हैं कि भाई दिए गए शब्द में सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनना है। कुम्हार। कुम्हारी नहीं होगा। ठीक है, कुम्हारी नहीं होगा, कौमहिन नहीं होगा, कुम्हेराइन नहीं होगा, क्या होगा? कुम्हारिन होगा। बी हमारा सही ऑप्शन है। ये कहते हैं सही बहुवचन रूप विकल्प बताइए। ये जो हमारा चुटिया, चुटियो, चाटियो, चटियो या चटाइयो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो सही हमारा बहुविकल्प जो विकल्प है वो सही है। सही कौन सा बहुवचन रूप है? ठीक, अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है चोटी की। ठीक, ये जो 125 हमारा क्वेश्चन है, बात की जा रही है चोटियों की, बात की जा रही है। तो ये जो है चुटिया, चुटिया, चुटिया कहते हैं कॉमन भाषा में, चोटी को चुटिया कह देते हैं। तो ये चुटिया जो हो गया जो की मात्रा जो आ जाती है ये सही हमारा किसमें चला जाता है? सही बहुवचन में जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? चुटिया ही होगा। ये कहते हैं कि जो उस विकल्प को चुनना है जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, हमें इसका वर्ण विच्छेद बताना। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला जो र आता है, ये वाला किसी भी शब्द के साथ, जैसे हमने क्या बना दिया तो इसके साथ ये वाला जो र चलेगा, ये हमेशा काउंट किया जाता है री ऋषि में। ठीक है, हमेशा किसमें काउंट किया जाता है? री ऋषि में। अब यहाँ पे री ऋषि हमारे पास 3 के पास है। ठीक, 2 ऑप्शन सीधे सीधे हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान दें। दो पहले जो री हम पहले पता करी पण ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये करी एक शब्द बन गया। ठीक, तो ये जो अब इसमें जो वर्ण विच्छेद है 3 ऑप्शन हमारे ये बच गए। ऐसे भी निकाल लेते हैं, कभी कभी अगर आप कंफ्यूज हो तो ऐसे भी निकाल लेते हैं। अब इसमें से ऑप्शन हटाने शुरू कर दो। देखो कृपण है तो आ का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे पहली ये बात हो, ये दोनों आ निकाल दो, ये दोनों ऑप्शन इसके हट गए। तो सीधे सीधे चौथा हमारा क्या हो गया? सही हो गया। एक बात से और हट जाएंगे, री दोनों में है लेकिन हलंत नहीं है, क में हलंत नहीं है, तो यहाँ से भी हमारे दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। तो सीधा हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? डी। ठीक है, इस तरह से भी निकाल लेते हैं जब आपको ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, मैं आंसर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आगे कहते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना, कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। ये तो आप आराम से पहचान ही सकते हो। कृष्ण, 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 कृष्ण। ठीक, तो सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? कृष्ण होगा। ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है और प्रॉपर तरीके से बोला जा रहा है, जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या बताना है? विशेषण। विशेषण कौन होता है? जो किसकी, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता दे वो विशेषण।
लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए वो विशेषस्य होता है, सॉरी वो प्रविशेषस्य होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो प्रविशेषण होता है, प्रविशेष्य होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे शब्द आएगा, ठीक है, ऊंचे ऊंचे जो शब्द आएगा वो आ जाएगा हमारा विशेषण में, क्योंकि ये होगी पहाड़ की किसकी विशेषता। लेकिन ये कह रहे हैं कि विशेषण की जो विशेषता है वो बतानी है, तो ऊंचे ऊंचे में बहुत या कम ये चीज लगाई जा सकती है। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बहुत, डी, बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। ठीक है, बहुत क्या बता रहा है, ये किसी एक विशेषण की विशेषता बता रहा है कि विशेषण तो है लेकिन इसकी विशेषता क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, इस तरह से पहचानेंगे आप। कहते हैं कि जो दिए गए विकल्प का सही विकल्प है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो सर्वनाम से पता चल जाना चाहिए, सर्व का मतलब हो गया सबका और नाम का मतलब हो गया नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको आपको पता ही चल जाएगा, सबका नाम, दूसरे का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। देखो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए कि अपना नाम तो इसमें होगा ही नहीं, दूसरे का नाम नहीं लेंगे, संबंध का नाम नहीं लेंगे, तो इसमें किसका आ जाता है, सबका एक नाम हमने दे दिया। हमने रमेश को उसके नाम से कह दिया, हमने सीता को वह कह दिया, तो ये हमारा सबका नाम आ जाता है, तब उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। ये सर्कल करना है, नहीं है। ठीक है, कौन सा सर्कल करेंगे, नहीं है वाला सर्कल करेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हिंदी का इतिहास का क्वेश्चन हमारा आ गया, तो हमें बताना है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना नहीं, यानी कि तीन रचना इसमें गजानन मुक्ति बोध की होंगी। अंधा युग, चांद का मुख टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। ठीक, अब देखो ये जो इसमें से है बात अगर हम करें, तो सबसे पहले तो आप इसमें जो ये नहीं वाला शब्द है ना, इसी को थोड़ा सा आप इसको क्या कर लेंगे, इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, नहीं, जो नहीं है। बाकी उनकी जो रचनाएं हैं इसमें वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है चांद का मुख टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। ये तीनों हमारी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं, लेकिन उसमें अंधा युग जो है वो नहीं है इनकी रचना। तो हमारा सही आंसर जो जाएगा, वो सही आंसर कौन सा जाएगा, सही आंसर हमारा जाएगा, आंसर हमारा ठीक है, अंधा युग। क्लियर है बात, नेक्स्ट पर आ जाइए। उस सही विकल्प का चयन करें कि जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी है, कलहन, हर्षवर्धन, वाल्मीकि। देखो हर्षवर्धन एक लेखक है, वाल्मीकि एक लेखक है, कलहन एक रचना है और एक चंद्रप्रदायी रचना है। कि किस लेखक की रचना है पृथ्वीराज रासो, ये चारों ही हमारे कौन है, लेखक है। ठीक, चंद्रप्रदायी, इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रप्रदायी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, चंद्रप्रदायी। इस क्वेश्चन को तो रट लेना, ये तो बार बार पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आंसर सही होगा इसका चंद्रप्रदायी। ये कहते हैं कि उस विकल्प का चयन करें कि जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, सत्यार्थ प्रकाश पे जो एक तरह से कह सकते हैं कौन होंगे, इन्होंने बताया था कि भाई जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको आप, इस सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास जो ये बताते हैं कि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन पे आप ज्यादा विश्वास करें, दकियानुसी चीजों पे आप ज्यादा विश्वास ना करें। तो ये सारी चीजें किसने की थी, ये सारी चीजें दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, उन्होंने ही कहा था कि भाई सारी ये दकियानुसी चीजों पर आप विश्वास मत कीजिए, सत्यार्थ प्रकाश में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जो चीजें प्रैक्टिकल हैं, साइंस जितना भी कहता है, ये प्रकृति जो भी कहती है वो बातें सच हैं, बाकी आप किसी भी दकियानुसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे।
जब तक उसका कोई एक ठोस कारण ना हो। तो ये सारी सोच जो उत्पन्न की गई थी वो दयानंद सरस्वती जी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? ठीक, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये नहीं पूछ रहे किसको दिया गया, पूछ रहे किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कि ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, शलाका सम्मान दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलो अब बात आती है इस, ठीक, अब बात किसकी आ जाती है? इस गद्यांश की हम बात करेंगे। गद्यांश को पढ़ने का एक तरीका होता है ताकि आप उसे फटाफट फटाफट पढ़ते भी रहें और उसकी हर एक चीज को आप अंडरलाइन करते रहें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन। घोड़ा एक क्या है? परिवहन का साधन और शान का प्रतीक है। घोड़े की बात की जा रही है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते थे, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती थी, फिटन और टमटम खुले वाहन जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी थी। किनको? इन तीनों को नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी। किंतु तांगे और इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्व शक्ति की ओर इंगित करता है। तांगे का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? अधिक अश्व शक्ति। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी और तांगे में 2, 4 से अधिक घोड़े होते हैं। ठीक है, वास्तव में इस्तेमाल करने की वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण हुआ और इस्तेमाल हुआ जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक, यानी कि एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था। कौन? तांगा। किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़ते थे। इसमें इक्के में अधिक यात्री बिठाने पड़ते थे। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन था। तांगा कैसा था? भारी और बड़ा वाहन था जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। कौन? जंगी घोड़े। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल, पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी इसमें मेन चीजें थी वो हमने अंडरलाइन कर ली। जब हम इनके क्वेश्चन पे जाएंगे तो सीधा हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया। ठीक है, किस तरह के भारी वाहनों को प्रभावित किया। ये कहते हैं कि भाई देखो यहाँ देखो, विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा। ये क्वेश्चन इसी से डेवलप करता है। ठीक, तो हमारा जो इसका आंसर आ जाता है क्या हो गया? हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। इस तरह से अंडरलाइन करने से आपका समय बचता है, वरना आप बार बार क्वेश्चन देखोगे, फिर उसको पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, फिर उसको पढ़ोगे। इस तरह से अंडरलाइन करने से बहुत आसानी से काम हो जाता है। घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था? अभी हमने पढ़ा इसकी पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते थे। तो किस तरह से? कशीदाकारी युक्त वस्त्र। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन? ठीक है, तांगा कैसा होता था? अभी हमने अंडरलाइन करके उस चीज को देखा था कि तांगा हमारा कैसा है? तांगा एक परिवार वाहन था। इक्के में अधिक यात्री बैठ सकते थे। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन। ठीक है, तांगा कैसा है? भारी और बड़ा वाहन। ठीक, तो चलिए इसमें भी हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? ए, भारी और बड़ा वाहन। ए आंसर। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता था? सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता था। तांगे और इक्के के कितने प्रकार थे?
है ना। तांगे और इक्के के कितने प्रकार थे? तांगे और इक्के के 3 प्रकार हमने ऊपर पढ़े थे। ठीक है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हमने पढ़े? 3 प्रकार पढ़े थे, बग्गी, फिटन और टमटम। ठीक, तो इस तरह से हम इन सारे आंसर्स को क्या कर सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हमारा हो गए इससे रिलेटेड, जो हमारे ये होता है, क्या कहते हैं इसको, अनसीन पैसेज से रिलेटेड हो गए। ठीक है, गद्यांश से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये कहते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, अलंकार हमको बताना। रघुपति, राघव, राजा, राम। अब इसमें र शब्द का, रा वर्ण का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। रघुपति, राघव, राजा, राम। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे देखो, अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की एक पहचान होती है कि यहाँ पे एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक, यमक में एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है। ठीक है, उपमा में किसी की उपमा दी जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। अब ये कह रहे हैं कि भाई उस विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्द के सही अवयव का भेद हो। ठीक है, ये कह रहे हैं सीता के आगे रमा खड़ी है। ठीक, तो इन्होंने क्या कर रखा है? सीता के आगे को रेखांकित कर रखा है। सीता के आगे क्या खड़ी है? रमा खड़ी है। तो यहाँ पे आपको पता, अवयव आप एक बार क्लास में पढ़िएगा, जो मैंने क्लास आप पढ़ी हुई है हमारी हिंदी क्लासेस, आप एक बार उनको देखिएगा, आपको अवयव बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। मैंने बहुत इजी भाषा में उनको समझाया हुआ। क्रिया विशेषण अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है, विस्मयता बोधक अवयव है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर जाता है, सही आंसर हमारा इसका कौन सा जाएगा? सीता के आगे रमा खड़ी है। तो ये एक तरह से क्या दिया जा रहा है? ये संबंध बताया जा रहा है। ठीक, क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है सीता और रमा के बीच में। तो ये कौन सा अवयव होगा? ये होगा हमारा संबंध बोधक अवयव। क्लियर है? यहाँ तक चीज क्लियर है? आगे चलें। ये कहते हैं कि उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका हमें अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप हमने बताना। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, या सुबह घूमना अच्छा है। बोलने में कौन सी चीज सही आ रही है, उस चीज पर हम जरा ध्यान देंगे। घूमना सुबह अच्छा है, ये हो गई एक जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, उस तरह की भाषा में। इसका शुद्ध रूप हमको बताना है, किस तरह से हमें ये बोलना चाहिए। घूमना अच्छा है सुबह, गलत, इस तरह से नहीं बोलेंगे। घूमना सुबह है अच्छा, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। सुबह अच्छा है घूमना, नहीं जी, हम कोई यहाँ पे रस नहीं पढ़ रहे हैं कि जो हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल भाषा में, जो हमारा हिंदी भाषा में सही शब्द होगा, सुबह घूमना अच्छा है, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कहते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, एक छंद हमें दे दिया कि करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम मात्रा की बात करेंगे तो पहले और तीसरे चरण में या प्रत्येक चरण में हम मात्राएं बताते हैं छंद में। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसकी मात्राएं लगाने की, मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं? मात्राएं लगाई जाती है जैसे करते हैं, एक शब्द में मैं आपको मात्रा लगा के बताती हूँ मात्रा कैसे लगाते हैं। जैसे एक करते शब्द है, ठीक, तो करते पे क के साथ अ जुड़ा हुआ है तो एक मात्रा है, र के साथ एक जुड़ा हुआ है तो एक मात्रा है, लेकिन त के साथ एक बड़ी मात्रा है तो ये 2 मात्राएं हो गई। तो गिना भी ऐसी जाएगा 2, 3, 4, ऐसे ही हमारा गिना जाता है। ये हमारा होता है पहला चरण। ठीक है, ये होता है तीसरा चरण, और ये होता है दूसरा चरण, ये होता है चौथा चरण। तो ये इसी तरह से गिने जाते हैं, पहले चरण की मात्रा, तीसरे चरण की मात्रा, या दूसरे चरण की मात्रा और दूसरे या चौथे चरण की मात्रा। ठीक, तो इसी तरह से ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। जब कॉमा लग जाता है तो कॉमा से पहले का पहला चरण कहलाता है। क्लियर है बात? ठीक,
तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ओ, 15 से 13 क्रम के से 28। ठीक, यानी कि 15 पहले चरण में, तीसरे चरण में 13 और फिर उसी क्रम में 28 मात्रा। ठीक है, इसी क्रम में कितनी है 28 मात्रा, पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 15 13, इसी तरह से। ठीक है, तभी हमारी कितनी आ जाएंगी 28 मात्राएं इसमें आएंगी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अंक भरना, अंक भरना। ठीक, अंक भरना का क्या, अंक का मतलब क्या होता है, अंक का मतलब होता है गोद, और गोद में गले लगाने की बात भी आ जाती है। ठीक है जी, गोद में क्या आ जाती है, गले लगा। तो अंक भरना, रो पढ़ना तो नहीं कह सकते, बदल जाना भी नहीं कह सकते, ये भी गलत, ये भी गलत, मूर्ख बनाना भी नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, गले लगाना। गोद में लेना, गले लगाना एक ही बात है, और अंक का मतलब ही गोद होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। भाई जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो हमें शब्द यहाँ पे बताना है। ठीक, पुनर, पुन इसमें उपसर्ग है, सही। कुधर्म, कु उपसर्ग है। आजीवन, आ उपसर्ग है। दिखावा, दी कोई उपसर्ग नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा दिखावा। ये सारे उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, तो इन तीनों में से हमारा चौथा आंसर हमारा बिल्कुल सही है, आंसर है दिखावा। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो पहले उस चीज को आप बना है, नहीं है, उन चीजों को आप पहले बिल्कुल उन पे ही सर्कल कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको आंसर करते वक्त ना हो। तो हमें बताना है जो बना है किससे, प्रत्यय से मिलकर बना है। क्लियर है बात। चलिए अब देखो, इंसान, आन कोई प्रत्यय नहीं, मदद इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, समझ कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, जादूगर, ठीक है, और प्रत्यय का इस्तेमाल इसमें हुआ है, जादूगर। हमारा सही आंसर क्या होगा, जादूगर। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए स्वार्थ का। ठीक है, स्वार्थ कौन, स्वार्थ का क्या मतलब होता है, जो अपने लिए काम करे, स्वार्थी, अपना काम हो गया, दूसरे के लिए कोई मदद नहीं करनी। ठीक, तो परमार्थ नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, वरिष्ठ नहीं होगा, सही आंसर होगा निस्वार्थ। सही आंसर क्या होगा इसका, निस्वार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, संधि विच्छेद जब भी होता है तो उसमें 2 शब्दों का अपना अपना मीनिंग होता है, ये हमें पता है। संधि विच्छेद के बारे में ये बात पता है। डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाओ। आ प्लस त्याधिक, आ का कोई मतलब नहीं, त्याधिक का कोई मतलब नहीं। अति प्लस अधिक, जी, अति का प्रॉपर मतलब है, अधिक का प्रॉपर मतलब, अति का मतलब ज्यादा, अधिक का मतलब ज्यादा, अति का मतलब बहुत, तो अत्यधिक क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन तो यही आ जाता है, लेकिन बाकी ऑप्शन अत्यधिक कोई तुक इसका नहीं बैठता, अत्यय कुछ नहीं होता, अत प्लस अधिक ये गलत, ये खुद ही गलत लिखा हुआ है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या आ गया, बी। तो इसी तरह से चारों ऑप्शन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, जिसका आपको आंसर देना है, आप पहले क्वेश्चन में ही उसका आंसर दे दीजिए। संधि विच्छेद यानी कि दोनों शब्दों का अपना अपना एक मीनिंग होगा, और वो केवल इसी का निकलना है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि भाई उस पद का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसिक युग्म पद है। सामसिक कौन से होते हैं, सामसिक होते हैं समास वाले। ठीक है, समास मतलब, समास का मतलब होता है कि पूरा एक हमें कोई सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस को हमने छोटा सा करके बता दिया कि भाई ये चीज है। ठीक है, उसको हमने कह दिया कि ये हमारा क्या है, समास होता है। और ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं, सामसिक पद कहते हैं। शब्द हमको दिया हुआ है आचार। देखो आचार एक खाने की वस्तु भी होते हैं, तो पहला आंसर जो जाएगा हमारा किस पे जाएगा, खाने की वस्तु पे जाएगा। ये वो बच्चे काम करेंगे जो बिना पढ़े एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, ये खाने की वस्तु वो लगा के आएंगे मजाक मजाक में। ठीक, और फिर जो है रिजल्ट उनके साथ मजाक करता है। ठीक, तो खाने की वस्तु
अचार यहाँ पे आचार की बात हो रही है, ठीक, अचार की बात नहीं हो रही, वो अचार होता है, आचार नहीं है। विचार, जी नहीं, विचार अपने आप में अपना एक प्रॉपर शब्द है, चाल चलन, बिल्कुल सही बात। आचार का मतलब होता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं, अनादर तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। सही समान वाला शब्द दुविधा। दुविधा का क्या मतलब होता है कि जब आप क्या हो जाए, धर्म संकट में आ जाए, वो दुविधा होती है कि भाई ऐसा भी करना जरूरी है और ऐसा भी करना जरूरी है, एक काम को हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही हम नहीं छोड़ सकते, वो दुविधा होती है। ठीक है, तो यथा तथ्य नहीं होगा, होनहार नहीं होगा, विस्तृत नहीं होगा, जैसा कि मैंने कहा धर्म संकट, तो यही हमारा सही आंसर होगा, धर्म संकट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है 150 कि उन चार विकल्पों में से उन विकल्पों का हमें आंसर दे, उन विकल्पों को हमें चुनना है जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ हो। पत्थर, नभचर नहीं होगा, नभचर मतलब नभ में रहने वाले, गिरी मतलब पर्वत, निर्भय मतलब जिसे डरना हो, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए। पाषाण, पाषाण ही क्या होता है, सही आंसर है किसके लिए, पत्थर के लिए। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास के लिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें, अपनी तैयारी को पूरा सुदृढ़ रखें। और रही बात आपके ये जो आपका होता है ना, ये जिसे हम कहते हैं क्या, अनसीन पैसेज, गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ते रहें इसी तरह से, जैसे मैंने टिक कर लिए थे ना पहले पढ़ते पढ़ते, आपको भी ऐसे टिक करते रहना, तो ये बहुत जल्दी आराम से समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, 100% गारंटी है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा। और अपनी इस कांस्टेबल की तैयारी को पूरा अच्छे से बिल्कुल पक्का कर लीजिए, एक सीट आपकी मजबूत यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।